हमारे साथ प्रोफेसर ऋतुषा मनी त्रिपाठी भी हैं। ऋतुषा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये सब बातें जो वी के दत्ता साहब कह रहे हैं, जाहिर सी बात है ये चीन भी जानता है, लेकिन बावजूद उसके वो किस तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट करता है हमने देखा कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर के किस तरीके से बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया पूरी तरीके से। चीन की मंशा पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, अब उसे क्लीन चिट कैसे दे दी जाए, या ये कैसे कहा जाए कि इस सम्मेलन के बाद चीन शांति के रास्ते पर चल पड़ेगा या अपने पड़ोसियों को चलने देगा? जी, चीन का इसके बाद किस तरीके का रुख रहेगा इसके बारे में कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, लेकिन इस बारे में भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर भारतीय सरकार एक पहल कर रही है कि ये जो एक लंबा ब्लॉक रहा है एक दूसरे के प्रति, जो सीमा पर तनाव रहा है, उसको अनब्लॉक करने की ज़रूरत है। और उसी परंपरा और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो कंसर्न भारतीय सरकार के पास हमेशा रहता है कि कितनी फिजिबिलिटी है कि हम रेस्ट्रिक्शंस और टेंशन्स बनाए रहें वहाँ पर। और जो दूसरी बात पॉइंट आउट की जा रही है कि चीनी इन्वेस्टमेंट को हमने रोका हुआ है बहुत लंबे समय तक, तो उसको लेकर भी इंडस्ट्री में और एक पूरा माहौल बना हुआ है कि क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव हम क्रिएट करने में सक्षम हुए हैं, कामयाब हुए हैं, जहां सप्लाई चेन्स को की बात हो या मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो। क्या इन सब चीज़ों में जो एक हमारा लंबा डिपेंडेंस रहा है चीन को लेकर, क्या हम उसमें किसी प्रकार का ऑल्टरनेटिव बना पाए हैं? तो इस तरीके की जो परिस्थितियां हैं, मुझे लगता है कि इनको ध्यान में रख के, मद्देनजर रख के, और एक लंबा अगर तनाव की स्थिति बनी हुई है तो वो कितनी हद तक कारगर है भारतीय सुरक्षा नीति के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उन सब चीज़ों को लेकर एक लंबा प्रश्न हमेशा खड़ा रहता है, बड़ा प्रश्न खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि चीन का क्या फ्यूचर में रुख होगा, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत अपने लिए क्या चूज करे। सिवाय मतलब सिर्फ रिएक्शन देने की बजाय हम भी अपनी रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। तो चीन क्या करेगा वो शायद उनके हाथ में है, लेकिन भारत क्या करेगा इसको ध्यान में रख के हमें कैसी पहल लेनी है उस जी, पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक्स डिप्लोमेट मंजू सेठ भी हमारे साथ। मंजू सेठ, क्या करना चाहिए? जिस तरीके से ऋतुषा कह रही हैं कि ये बहुत डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं इस मुलाकात के बाद, क्या करना होगा? भारत की क्या रणनीति रहनी चाहिए, क्या कूटनीति रहनी चाहिए इस बार चीन के साथ? मेरा मानना है अनुराग जी कि ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ है, एक थॉ जिसे कहते हैं बायलैटरल रिलेशंस में। और ये एक, लेकिन हमें कॉशन के साथ आगे बढ़ना है भी। हम बिल्कुल इसमें बहुत कुछ नहीं हो सकता कि सब कुछ ठीक हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक छोटी सी एक स्टेप है, और हमें ब्रीदिंग स्पेस भी देती है, और हमें थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी आएगी हमारे रिलेशंस में। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड बहुत अफेक्ट हो गए हैं, और ऑफ कोर्स ट्रेड बैलेंस हमारे अगेंस्ट है, तो उसको भी हमें ठीक करना है। लेकिन इतना लंबा बॉर्डर है हमारा चीन के साथ कि हम उसको इस मुद्दे को रिजॉल्व किए बिना नहीं रह सकते थे। तो बिल्कुल हमें इसको, जो इतनी हमारी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टॉक्स हुई हैं इतने 4 सालों में, और ये डोकलाम और डेप्सांग पे थोड़ा जो अरेंजमेंट वर्कआउट हुआ है, अब इसको हमें आगे चल के देखना है ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका। और दोनों साइड्स अपने अपना स्पेशली चीन अपना साइड ऑफ द बार्गेन, अपना साइड ऑफ द एग्रीमेंट रखता है कि नहीं, उन पे कैसे हम दबाव डालें कि वो उनको, ताकि वो बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने में हमें हमारे साथ सहयोग करें, ताकि यहाँ पे एक पीस आए। और एक हम जैसे मल्टीलैटरल डिफरेंट फोरम में काम करते हैं टुगेदर, जैसे एससीओ में हो गया या ब्रिक्स में हो गया, तो इन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम चीन को, जैसे चीन बोल रहा है कि टेररिज्म के अगेंस्ट और सब कुछ होना चाहिए, और एससीओ में भी ये हुआ था, ब्रिक्स में भी थोड़ी बहुत उसकी बात हो रही है। तो चीन को कैसे कन्विंस किया जाए और उनके साथ कैसे हमें काम किया जाए ताकि हम पाकिस्तान पे भी दबाव डाल सकें, और ये बंद करें ये जो पाकिस्तान का जो इस वक्त एटीट्यूड है और अप्रोच है इंडिया की तरफ, उसके ऊपर उसको कैसे बदलाव लाया जाए। टाइम लगेगा, लेकिन हमको इसको समय फोकस करना लगेगा। जी, चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख किए लेता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, पेट्रोलिंग पर समझौते को लेकर के एक मुलाकात का ग्राउंड तो तैयार हुआ है, लेकिन ये मुलाकात पहली नहीं है। प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी साहब की 21वीं मुलाकात है, 21वीं बातचीत होगी। सवाल यह है कि हर बार चीन दगा देता है, इस बार कैसे भरोसा किया जाए, सबसे बड़ा सवाल यह है। उसके बाद चीन क्या करेगा वो बात का सवाल है, हम क्या करेंगे वो उससे भी बात का सवाल है।
अनुराग जी, सबसे पहले तो यहीं से शुरू करना चाहिए कि दुनिया में कोई भी देश दूसरे देश का दोस्त नहीं होता है। चाइना हमारा परमानेंट दुश्मन क्यों है? क्योंकि उसकी एक आदत है, वो साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति करता है। तिब्बत तो उसका हिस्सा ही हो गया है, हमारे देश के कई हिस्सों पर वो दावा करता है। ताइवान को भी परेशान करके रखता है, वियतनाम को परेशान करके रखता है, ऑस्ट्रेलिया से उसके संबंध अच्छे नहीं है, जापान उससे दुखी रहता है, पूरा साउथ चाइना सी से जुड़े जितने देश हैं वो सब दुखी रहते हैं। भारत के साथ उसकी बड़ी सीमा लगती है, और हमारा और चीन का रिश्ता नेहरू जी से लेकर और नरेंद्र मोदी तक बहुत अच्छा नहीं रहा है। समय समय पर वो हमारी ढेर सा है, पाकिस्तान को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये सारी परिस्थितियां सामने ध्यान में रहनी चाहिए। लेकिन हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, क्या हमें ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 25 साल हो गए, जिनको अलग अलग ऑफिस में 10 साल से ज्यादा समय प्रधानमंत्री रह गए, उनको ये बात नहीं पता है? और हम लोग कहते हैं कि वो दगा दे देगा, तो ये तो बड़ा मासूम सा सवाल हो गया। अब हमारा दोस्त है अमेरिका, पन्नू जैसे आतंकवादी को उसने अपने यहां रखा हुआ है, तो हमें उसको राइट टाइम तो करना पड़ेगा ना, कि नहीं राइट टाइम करना पड़ेगा। रशिया दुनिया में आइसोलेट हो गया है। आप जगह इन स्थितियों को समझेंगे तब ये समझ में आएगा कि क्यों आज, मतलब मुझे तो नहीं ध्यान में है लंबे समय से कि जिनपिंग इस तरह से हंसते मुस्कुराते कभी दिखे हो किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। यहां तक कि 2008 में जब कांग्रेस के साथ समझौता हो रहा था, तब तो वो राष्ट्रपति भी नहीं थे जिनपिंग, लेकिन तब भी उनके चेहरे पे ऐसी मुस्कान नहीं थी। आज वो हंसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ब्रिक्स समिट के पहले चाइना कंपेल होता है, उसको ये करना पड़ता है कि वो अपने डिसएंगेजमेंट की बात करता है, कल वो क्या करेगा? वो बेईमान देश है, वो कोई ईमानदार देश नहीं है, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है, वहां डेमोक्रेसी है नहीं। लेकिन आज वो क्या कर रहा है? आज वो कह रहा है कि हम ये कर रहे हैं। मीडिएटर कौन है? मीडिएटर है व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के साथ लड़ते हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, आज आइसोलेटेड है। उनकी पोजीशन नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की तरह होती हुई दिख रही। 2 ही देश हैं ऐसे। अब सवाल यह है, ऐसे में कौन है जो तारणहार बन सकता है? वो है भारत। इसीलिए पुतिन कहते हैं कि हमारे और मोदी के बीच में अब किसी अनुवादक की भी जरूरत नहीं, दुभाषीय की भी जरूरत नहीं। यहां से आप समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा जिनपिंग उस टेबल पर क्यों बैठे। नंबर 1। नंबर 2, भारत इजराइल के साथ बहुत शानदार रिश्ते हैं, लेकिन ईरान के भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, और उनके साथ भी जब नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो चाबहार के स्ट्रेटेजिक पोर्ट से लेकर मिडिल ईस्ट में भारत के दूसरे जो जिसको आप कह सकते हैं एसेट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उनकी बात होती। आज भारत उस पोजीशन में नहीं है। आप पुराना वो 2014 के पहले का भारत छोड़ दीजिए, जहां वो जाता था तो सिर्फ बड़ा देश है इसलिए लोग बुला लेते थे, लेकिन कोई इंपैक्ट नहीं होता था। आज हम इंपैक्ट के साथ वहां खड़े, और ये सब क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि करीब 4 साल से जो अभी जो दत्ता साहब है उन्होंने बताया, हमने इक्वल एंड क्वालिटी आर्मी डिप्लॉयमेंट करने की हैसियत हासिल की है। जितना आप करेंगे उतना उसका जवाब देंगे, और जब हम एक दूसरे की ताकत आजमा लेते हैं तो कभी कभी ज्यादा बड़े दुश्मन जो होते हैं वो रणनीतिक दोस्ती करते हैं। मैं इसको दोस्ती नहीं कहता, ये स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जी। जी